नमस्कार आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला में मैं आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों के कमेंट्स हमें मिले जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने हमें कहा था कि हम डिस्कस करें रत्नों का विज्ञान। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री सुनील वशिष्ठ जी। प्रणाम गुरु जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम। आप लोगों ने कमेंट्स में हमें बहुत टॉपिक दिए, उसमें से मेन टॉपिक ये था कि रत्नों का विज्ञान। क्या हॉरोस्कोप देखकर गुरुजी हमें भाप सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए? अरे सबसे पहले तो ये पूरा इसका एक सूत्र है। वैदिक ज्योतिष में भी इसके अपने तरीके हैं रत्नों का चुनाव करने के लिए, और लाल किताब में भी इसका अपना तरीका है रत्नों का चुनाव करने के लिए। सबसे पहले तो हमें समझना होगा आखिर रत्न क्यों। ये जो चमकते हुए रत्न हैं ये इंसान की किस्मत को भी चमका सकते हैं। हमारे शास्त्र में रत्नों के महत्व के बारे में बहुत व्याख्याएं दी हुई हैं। हम उस विषय में नहीं जाएंगे, बल्कि आम आदमी किस तरह से समझे कि वो अपने जन्म पत्रिका को देख करके किस प्रकार से समझ पाता है कि उसको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, मैं काफ़ी वर्षों से लाल किताब सिखा रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष के साथ साथ लाल किताब की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर चलती हैं, और अभी पूरे 1 वर्ष का कोर्स भी हम लोगों ने लाल किताब का किया हुआ है। पर पब्लिक ने बहुत कहा कि रत्न धारण करने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ तक कि कई बार न्यू लर्नर्स भी बड़े कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी तो प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर्स भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। वैदिक ज्योतिष में एक सामान्य सा नियम बनाया हुआ है कि कुंडली का लगन, पंचम और नवम, ये 3 भावों को लेकर के उनके जो स्वामी हैं उनके रत्न धारण करवा दिए जाते हैं। पर ये तरीका कोई उचित तरीका नहीं है। ये तरीका सेफ समझा जाता है पर ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे ज़रूरी नहीं कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता हो। जब भी रत्न धारण करना हो तो पहला कार्य ये करें कि अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें कि हमें रत्न आखिर धारण करना ही क्यों है, हमारा क्या कार्य है, हमें किस पर्पज़ के लिए रत्न धारण करना है। उसके बाद हमें जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना होता है, उसके आधार पर तय होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस ग्रह का रत्न हम धारण करने जा रहे हैं वह ग्रह हमारे जीवन में क्या ऐसा कार्य कर रहा है जो कार्य अभी नहीं हो पा रहा है, जो रत्न की मदद से हमारा वो कार्य बन सकता है। यानी कि एक तो वो ग्रह जो शुभ है, हम शुभ का मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसका रत्न धारण करना सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है। दूसरा वो जिस ग्रह की वजह से हमारा कोई कार्य विशेष अटक गया है और वह ग्रह की ताकत कमज़ोर है। बेसिकली मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, रत्न ग्रह की शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे हमारे शरीर में कभी कभी विटामिन्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है और उस टेस्ट से ये पता करता है इसकी बॉडी में कौन सा विटामिन कम है, विटामिन डी कम हो गया है या बी कम हो गया है। अक्सर आप सुनते हैं B12 की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई। इसी प्रकार से एक अच्छा ज्योतिषाचार्य भी हमारी होरोस्कोप को देख करके ये चेक करता है कि हमारे कौन सा ग्रह जो कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है उसको शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। वो रत्न फिर हमें धारण करवाया जाता है। पूरी विधि विधान से यदि रत्न को धारण किया जाता है तो वो बेनिफिट्स दे सकते हैं।
अब मैं बात करूंगा लाल किताब की। लाल किताब में एक है सेफ तरीका, बहुत सेफ। तो पहला सूत्र मैं बताता हूं, अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो हमने अपनी क्लास में हम लोग बताते हैं किस्मत का ग्रह, और हम लोगों ने तो किस्मत के ग्रह के ऊपर कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अपनी जन्म पत्रिका के अंदर आप किस्मत का ग्रह ढूंढिए। जो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा, जो ग्रह, एक तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हो, उसके बहुत बहुत कम चांस हैं कि उस ग्रह का रत्न आपको नकारात्मक परिणाम दे। यहाँ पर कई बार कन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है कि मान लीजिए वैदिक ज्योतिष के अंदर कन्या लगन है और किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 10वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो कन्या लगन के हिसाब से मंगल योगाकारी ग्रह नहीं हुआ। ऐसे में मूंगा रत्न धारण करने की सलाह वैदिक ज्योतिषाचार्य कभी नहीं देते हैं। पर लाल किताब में के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मंगल 10वें भाव में बैठा है तो निश्चित तौर पर वह मंगल उसकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अब किस्मत के ग्रह का अगर आप रत्न धारण करते हो तो आपको बड़े अच्छे परिणाम आएंगे, खास करके आपके कार्य क्षेत्र में। मैंने अपने 25 वर्षों के एक्सपीरियंस में ये पाया है कि ये टेक्निक बहुत काम करती है। चाहे उन सज्जन का चाहे कन्या लगन है, चाहे मिथुन लगन है, चाहे वृष लगन है, चाहे तुला लगन है, अगर मंगल 10वें भाव में बैठा है और आप मूंगा रत्न धारण करते हैं, और यदि ये भी शर्त है कि मंगल अगर आपका किस्मत का ग्रह है, तो आप निश्चित रूप से वह मूंगा रत्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से 7वें भाव में अगर किसी व्यक्ति के शनि ग्रह बैठा हुआ है तो अक्सर वैदिक ज्योतिष में अगर 7वें भाव में शनि है तो उसके लिए मना कर दिया जाता है, भाई नीलम मत पहनो। पहले ये विवाह स्थान में बैठा हुआ है, आपकी घर गृहस्थी को और डुबो देगा। पर लाल किताब के अनुसार ये ग्रह किस्मत का ग्रह भी बन जाता है। तो शनि जब किस्मत का ग्रह बनता है तो अगर ऐसा व्यक्ति नीलम रत्न धारण करे तो उसको कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है। उसके कोई काम अटके हुए होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं। पर मैं यहाँ पर एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका कुछ अलग कहती है। केवल एक ग्रह से किसी बात के निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने पर ही समझ में आता है कि हमें किस ग्रह का रत्न धारण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि इफ़ एंड बट एस्ट्रोलॉजी में हर जगह है। अगर आपका किस्मत का ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, तो फिर मेरे हिसाब से वह रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शक्तिशाली कैसा होता है, हमने क्लासेस के अंदर बड़ा टेक्निक के ऊपर बात की है। अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखेंगे कि ग्रह को शक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है, यानी कि दूसरे ग्रहों का से कैसे शक्ति प्राप्त होती है, कैसे मदद प्राप्त होती है, कि किसी ग्रह की बुनियाद में अगर उसका मित्र बैठा है तो वह उसको अपनी शक्ति प्रदान करता है। तो ग्रह अगर ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेता है तो रत्न धारण करने की आवश्यकता ही स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि नियम कहता है रत्न तो हमें उसका धारण करना है जो थोड़ा पावर में कम हो, हमारा फेवरेबल हो और जिसके बिना हमारा कोई काम अटका हुआ हो। वैसे बिना मतलब का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में रत्न धारण करने से पूर्व उचित विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। आप बिल्कुल भी गलती ना करें। अगर आपको नहीं समझ है इस शास्त्र की तो किसी अच्छे दैवज्ञ से,
किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, किसी एक्सपर्ट्स के अंडर गाइडेंस में ही रत्न धारण करना चाहिए। नहीं तो ये रत्न कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि भी पैदा कर देते हैं। तो कई बार मैंने देखा है लोग YouTube चैनल्स को देख करके, क्यों किसी भी रत्न के बारे में जब बताया जाता है तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार हमारे भी दिन बदल जाएंगे, हम रत्न पहन लेते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि रत्न राशि के अनुसार लोग पहन लेते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आपकी नाम राशि है, ज़रूरी नहीं है आपकी कुंडली में एक्चुअल राशि भी आपकी वही हो, तो उसमें बड़ा भारी आपको समस्या हो सकती है। दूसरी विधि है, पहली विधि तो हो गई किस्मत का ग्रह। दूसरी आसान विधि ये है, आप ये देखो कि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उन ग्रहों में से भी शुभ ग्रह कौन सा बैठा है। शुभ ग्रहों में जैसे गुरु, शुक्र, बुध और पक्ष बली चंद्रमा, ये ग्रह आते हैं। अगर इनमें से कोई तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चाहे बेशक आप किसी भी लगन में पैदा हुए हो, आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये टेक्निक नंबर 2 हो गई। इस तरह से पहना जा सकता है। और कैसे धारण करेंगे आप लोग? तीसरा सबसे बड़ा सूत्र है जो कभी कभी इन ऊपर के 2 सूत्रों को भी अवॉइड कर जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए, जैसे सपोज कीजिए कोई युवक है 32 वर्ष का, 33 वर्ष का, 34 वर्ष का, कोई भी आयु आप लगाइए ऐसी जो मैरिजेबल एज को क्रॉस कर चुका है और उसका शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है। अब आप चाहे वैदिक से देखें चाहे लाल किताब से देखें, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अरे शुक्र तो इनका कमज़ोर है। अब कमज़ोर है, छोटे मोटे उपाय कर लिए, इत्र भी लगा करके देख लिया, बढ़िया वस्त्र भी पहन के देख लिए, है शेविंग क्रीम बढ़िया लगा के देख ली, सेंट फेंट होके देख लिया, पर उनका शुक्र में वो लक्षण आ ही नहीं रहे जो शुक्र के लिए ज़रूरी है। और शुक्र यदि अच्छा ना होगा तो विवाह से पूर्व भी बाधाएं आती हैं और विवाह के बाद भी बाधाएं आती हैं। अब यहाँ पर मकसद केवल शादी करना ही नहीं है, विवाह को चलाना भी एक मकसद है। तो ऐसे में, और शुक्र तो बाय बर्थ कमज़ोर है उस व्यक्ति का, तो ऐसे में अगर वो 2 नियम जो ऊपर बताए हैं, हमने पहले अभी बताए हैं, उनके अनुसार वह सिस्टम में नहीं भी है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि यारे रत्न धारण करना बड़ा ट्रिकी है और ये एक्सपीरियंस का खेल ज़्यादा है कि एक ज्योतिषाचार्य का ज्योतिष के क्षेत्र में रत्न धारण करवाने का अनुभव कितना है, ये मेन है। क्योंकि लाल किताब के अनुसार रत्न जब भी हम अपने हाथों में धारण करते हैं तो 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा असर पैदा होता है। पहला है ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में अपना असर दिखाने लग जाता है। दूसरा, उस रत्न का आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो रत्न अगर गलत धारण कर लोगे तो मन मस्तिष्क के ऊपर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आवश्यकता के अनुसार भी रत्न धारण किए जाते हैं अगर आपका ग्रह बुरी तरीके से पीड़ित अवस्था का है। कभी कभी आरे मजबूरी हो जाती है, हमें रत्न धारण करना ही पड़ता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोजगार टिकता ही नहीं, हर 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में नौकरी बदलनी पड़ती है। उसके कुंडली के 10वें भाव में ऐसे ग्रह स्थिति बनी हुई है लाल किताब के अनुसार कि उसको बार बार रोजगार बदलना पड़ता है। तो ऐसे में 10वां भाव शनि का है।
तो शनि का रत्न नीलम धारण करना सही फैसला हो सकता है। परंतु नीलम जो रत्न है ये बड़ा सेंसिटिव है, हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। इसलिए अच्छे दैवज्ञ का चुनाव पहले करें, फिर बाद में आप रत्न धारण करने के बारे में सोचें। रत्न का चुनाव बड़ी समझदारी से करना चाहिए। और हाँ, अगर ये नीलम आपको सूट कर गया तो जो उसको नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, निरंतर बार बार कई वर्षों से परेशान है, उसकी परेशानी का हल उसे प्राप्त हो सकता है। तो ये 2-3 तरीके बहुत ही सटीक हैं। मैं तो ख़ास करके इन्हीं तरीक़ों का उपयोग सबसे ज़्यादा करता हूँ। 25 साल के इतने लंबे समय में मैंने इन 2-3 टेक्निक में से ही किसी न किसी का उपयोग किया है और लोगों को रत्न धारण करवाए हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपने ये बताया कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे कि किसी को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि रत्नों का कोई विशेष साइज होता है? अरे देखो, साइज को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जी कोई कहता है कि अपने वजन का 10वां हिस्सा, जी जैसे कि कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उस 7 रत्ती का रत्न धारण कर लो। पर मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ इस टेक्निक से। अगर 70 किलो के आदमी को हीरा धारण करना पड़ गया तो क्या होगा? तो 7 कैरेट का वो हीरा उसके लिए कितना कॉस्टली पड़ेगा? क्या वो धारण कर पाएगा? तो सूत्र वही जो प्रैक्टिकली काम आए। कुछ रत्नों के मामले में ये उपयोग में आ सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ। पर मेरा ये मानना है, आपको कुंडली का पूर्ण अध्ययन करके, पूर्ण विश्लेषण करके ये समझने की आवश्यकता है कि ग्रह आखिर कितना कमज़ोर है, अर्थात उसको कितनी पावर देनी है। ये अनुभव के आधार पर एक दैवज्ञ इसको डिसाइड कर सकता है। जैसे मूंगा रत्न की बात करेंगे तो मैं मूंगा रत्न बड़े साइज में ही पहनाना मैं समझदारी समझता हूँ। छोटा मूंगा इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करता ही नहीं है। इसी प्रकार से नीलम अगर मैं किसी को धारण करवाऊँगा तो मैं 3 या 4 रत्ती से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि एक तो नीलम एक ऐसा पत्थर है कि वो अपना मालिक स्वयं चुनता है। आदमी नीलम को नहीं चुनता, नीलम आदमी को चुनता है। तो ऐसे में अगर वो नहीं सूट करता तो हम कहते हैं कि उतार दीजिए इसको, अलग कर दीजिए इसको। और 3 से 4 रत्ती का होगा तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, और नीलम टेस्ट करके ही धारण करना चाहिए। 3 दिन की टेस्टिंग करनी चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसका विश्लेषण बहुत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, ताकि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट आने की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए। तो ऐसे हर रत्न के बारे में अलग अलग साइज़ के बारे में है, पर वैसे कितना रत्ती का होना चाहिए ये उसकी कुंडली देख के ही समझ में आएगा। धन्यवाद गुरुजी। आज गुरुजी हमारी हर समस्या का समाधान दे रहे हैं रत्नों के रिलेशन। तो आज गुरुजी एक और सवाल है कि कौन सी उंगली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और दूसरा किस मेटल में धारण करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो पहली उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये जुपिटर की उंगली कहलाती है। तो इसमें जुपिटर का ही रत्न यानी कि येलो सफायर, पीला पुखराज धारण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पुखराज रत्न धारण नहीं करता, क्योंकि पुखराज कॉस्टली है, तो उसका उपरत्न धारण करना चाहता है तो भी इसी उंगली में आएगा। पुखराज को प्रयास करें कि गोल्ड में ही धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से अगली उंगली जो है मिडिल फिंगर है, ये उंगली जो है शनि की उंगली कहलाती है। तो बेटर है कि शनि का ही रत्न धारण किया जाना चाहिए। शनि की उंगली, शनि का रत्न, जैसे कि नीलम। शनि ग्रह का रत्न जो है नीलम है, पर हाँ
अगर आप गोमेद धारण करना चाहें तो भी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हीरा धारण करना चाहें यानी कि शुक्र का रत्न तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगली उंगली जो है वो अनामिका है, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हो, इसे हृदय की उंगली भी कहते हैं। इसमें अक्सर हीरा धारण किया जाता है, इसमें मूंगा रत्न धारण किया जाता है, इसमें माणिक्य धारण किया जाता है। मूंगा और माणिक्य ये आप कॉपर में भी धारण कर सकते हो, ये आप गोल्ड में भी धारण कर सकते हो। इसी प्रकार से हीरा गोल्ड में ही धारण करना चाहिए। हाँ, वाइट गोल्ड अगर इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं आप, प्लेटिनम इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं आप। नीलम को पंचधातु में या गोल्ड में भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है सबसे छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्ठिका बोलते हैं। ये बुध की उंगली है और इसमें पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना आप चांदी में भी धारण कर सकते हो, गोल्ड में भी धारण कर सकते हो। इसी प्रकार से चंद्रमा का रत्न मोती, वो भी आप सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हो। पर रत्न जो हैं काफ़ी महंगे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। रत्न का जब एक बार चुनाव हो जाए फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि इसे ओरिजिनल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि जितने भी रत्नों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं या पुस्तकों में लिखी गई हैं, वो लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब रत्न ओरिजिनल होगा। मार्केट में आजकल ये बड़ी समस्या है कि इस समय नकली पत्थरों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो एक आम आदमी के लिए ये भी अपने आप में एक समस्या है कि भाई रत्न कहाँ से खरीदें। कभी कभी एक आम आदमी ऐसा सोचता है कि जिस ज्योतिषी से मैं पूछ रहा हूँ वही रत्न दे देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर असली समस्या ये है कि बहुत सारे जो इस समय नए ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं या जिनका अनुभव जेमस्टोन के साथ कम है, उनको रत्नों की पहचान नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है और कई बार तो ऐसा होता है उन्हीं के साथ ठगी हो जाती है। उन्हीं को कोई जो होलसेल में बेचने वाले, जो सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले आते हैं, वो कई बार गलत रत्न एक ज्योतिषाचार्य को दे के चले जाते हैं। ये हमने एक अनुभव में पाया है कि बहुत सारे नए ज्योतिष सीखने वालों के साथ ये कटु अनुभव के दौर में गुजरना उनको कई बार पड़ जाता है। तो मैं सभी नए विद्यार्थियों से या ज्योतिष का अभ्यास करने वालों से कहूँगा कि रत्नों की जानकारी जब तक आपको अच्छे ढंग से ना हो जाए, मतलब आप अपनी आँखों से देख करके ये पहचानने की आप में पावर ना आ जाए कि रत्न असली है या नकली है, जब तक स्वयं से देने की प्रयास ना करें। ये क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजर का यश भी जुड़ा होता है, मान सम्मान पूरा स्टेक के ऊपर होता है। तो रत्न जो खरीदें तो किसी अच्छे रेपुटेटेड संस्थान से या किसी अच्छे रेपुटेटेड दुकानदार से, विश्वसनीय स्थानों से ही रत्न खरीदना ज़्यादा उचित रहता है मेरे हिसाब से। दूसरा एक बड़ी समस्या है कि रत्न खरीद तो लिया और हमें खुद को पता नहीं है असली है या नकली है, तो क्या करें। और मार्केट में नकली सर्टिफिकेट्स का भी बहुत बोलबाला है, सबने अपने अपने नामों से छपवा के कर लिया, तो वहाँ भी एक समस्या आती है। तो एक चैलेंज है ये। जैसे हम लोग गुड़गांव में काम करते हैं और हमारी संस्थान 20 से 25 सालों से ही पूरा ये हमेशा से ही जेमस्टोन्स में के बारे में डील करती रही है जी। हमारे गुड़गांव में तो कोई लैब नहीं है जेम्स की, पर दिल्ली में काफ़ी रेपुटेटेड लैब्स हैं।
बॉम्बे में भी हैं, जयपुर में भी हैं। रेपुटेटेड लैब से ही हमेशा चेक कराएं, सर्टिफिकेशंस करवाएं, उससे पता लग जाता है। हाँ, जो सस्ते रतन हैं उनमें नकली मिलने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। ये भी मैं बता दूं, अक्सर जो महंगे रतन होते हैं उनमें नकली पना कुछ ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर भी विश्वसनीय सूत्रों से लेने में, सर्टिफाइड जेमस्टोन्स लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब फिर चांस बहुत कम है कि कोई गलत चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। पहले आप रत्नों की जानकारी प्राप्त करें। ऑनलाइन जो हम वेबसाइट से कई बार ख़रीद लेते हैं, सस्ते के चक्कर में ख़रीद लेते हैं। जी। मैं तो कहूँगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से दिखा लें, समझ लें, वो ज़्यादा बेटर है। आज आपने इस तरीके से इस विषय की विवेचना की है कि जितने हमारे दर्शक हैं, जिनके इतने सवाल होंगे रत्नों के लिए, वो सारे के सारे आज सॉल्व हो चुके हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, ज्योतिष द सोल पाथ और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ आप लोगों के सहयोग से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरीके के इंटरव्यूज़ के साथ, इसी तरीके की नॉलेज के साथ हम आते रहेंगे और आपको ज्योतिष के गूढ़ रहस्य बताते रहेंगे। आप सभी का हमें समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।